बहुत बहुत धन्यवाद गणेश धामी जी। आपने सोचा होगा क्या पता मुख्यमंत्री धामी जी की बात कर रहे हो, हमारे पास भी धामी है, गणेश धामी जी। हमारे मंचासीन बैठे सभी वरिष्ठजन, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे समाज सेवी, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल से जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, सभी उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और हमारे कुछ समाज सेवी और राज्य आंदोलनकारी और हमारे बीच सबसे जो हमारी रीढ़ अभिभावक के रूप में जो काम कर रहे हैं पूर्व सैनिक और हमारी माताएं बहनें, युवा साथी और अभिभावकगण, मैं सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने इस अंतिम प्रहार रैली को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत की और इसे सफल बनाया। आज इस चुनाव समर में जिस प्रकार से हम सभी युवा जो सड़कों पर लड़ा करते थे, जो सड़कों पर लड़कर खून पसीना बहा करते थे, आज कहीं ना कहीं जिन्हें कुर्सी का डर होता है, जिस कुर्सी का हमारे नेताओं को डर होता है, उस कुर्सी की जीत के लिए आप सभी लोग मैदान में हैं। मुझे लगता है कि वास्तविक डर जो हमारे नेताओं का होता है, उस डर को आप लोगों ने उनको दिखाया है और वो डरे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो निरंतरता बनाए रखी है, जो सक्रियता बनाए रखी है, आप लोगों का जो जोश है, मुझे लगता है कि वास्तव में आप लोगों ने ये दिखा दिया है कि सरकारें अगर हमारी नौकरियां बेच सकती है, हमारे नेता अधिकारी अगर हमारी नौकरियां खा सकते हैं, तो तुम्हारी जो वैकेंसी 545 पदों की निकली हुई है, इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सबने ये दिखा दिया है इस एकता से कि वास्तविक रूप में जो कहा जाता था कि युवा एक मंच पर नहीं आता है, तो ये आप लोगों ने दिखा दिया है कि युवा एक मंच पर भी आता है और जब लड़ता है तो पूरी ताकत से लड़ता है। आज इस देहरादून में जिस प्रकार से कल प्रचार प्रसार 5 बजे बंद हो जाएगा और आप लोगों ने एक दिन पहले ही पूरी तरीके से जोश खरोश के साथ इस रैली का आयोजन किया और इस रैली को सफल बनाया, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आज ये चुनाव नहीं है। मैं लगातार अनेकों मंचों से ये बात कह चुका हूं, वो दौरा चे गढ़वाल कर रहा हो, दौरा चे रवाई जौनपुर कर रहा हो, चे जौनसार कर रहा हो या चे पछवादून या इस देहरादून का दौरा रहा हो, हमने हर मंच से एक बात कही है, ये चुनाव नहीं है, ये आंदोलन है। जिस आंदोलन को हम लड़ रहे हैं, ये आंदोलन रोजगार का आंदोलन है, ये आंदोलन भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन इस उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने का आंदोलन है। कहीं ना कहीं आप सबने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे इस उत्तराखंड राज्य बनने के लिए 42 शहादतें हुई, कई लोग जेल गए, कई लोगों ने लाठियां खाई, कई लोगों ने मुकदमे झेले, पर उसके बाद जो अवधारणा और परिकल्पना इस उत्तराखंड की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। आज मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, उसमें अगर मुद्दों की बात करें तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की हजारों करोड़ की जो परिसंपत्तियां हैं, वो आज उत्तर प्रदेश के हाथों में है। उसकी रखवाली उत्तराखंड कर रहा है, उसकी देखरेख उत्तराखंड कर रहा है, पर पैसा कहां जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जा रहा है। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। परिसंपत्तियों की यदि बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि हजारों करोड़ की परिसंपत्तियां, जो पैसा इस उत्तराखंड को मिल सकता था, उस पैसे से यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो परिसंपत्तियां आज हमारे हाथ में नहीं है। मैं निश्चित तौर पर यह बता सकता हूं कि ये लड़ाई जनता हमें मजबूत करेगी, हमारे हाथों को मजबूत करेगी। तो इस लड़ाई को लड़ने का लाखों युवाओं को इस 1000 करोड़ रुपए से कहीं न कहीं रोजगार की व्यवस्था करवाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। आज समझ आता है कि सरकार, ये हमारी जो सरकारें रही है,
ये आसानी से ये फैसला क्यों ले रहे, बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा, जब केंद्र सरकार में भी सरकार इन्हीं की है, उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की है, उत्तराखंड में भी इन्हीं की है। ये सबसे अच्छा मौका था कि इन परिसंपत्तियों का बंटवारा निपटारा हो सकता था, परंतु इन्हें डर ये है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है जहां लोकसभा की मात्र 5 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। हम लोगों ने उत्तराखंडियों का हक यदि दे दिया तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हो जाएंगे और वो 80 सीटों पर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं लड़ने वाली। राष्ट्रीय पार्टी ये सोचेगी कि उत्तर प्रदेश में वोट बैंक पर असर पड़ रहा है, इसलिए हम लोग जो सड़क से लड़ाई शुरू की थी और अब लड़ाई यहां तक पहुंची है, मुझे लगता है कि इस लड़ाई को लड़ने का हम काम करेंगे, आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। और मुझे लगता है कि हजारों करोड़ रुपए की जो परिसंपत्तियां हैं, अगर हमारे इस प्रदेश को मिल जाती है तो कहीं न कहीं लाखों लोगों, लाखों युवाओं को रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। आज जिस प्रकार से कहा गया था, जब उत्तराखंड बना, जब एनडी तिवारी जी की सरकार आई, उन्होंने यहाँ जो पूरा शेड्यूल जो लगा, शेलाकुई से लेकर हरिद्वार, इधर आईटी पार्क से लेकर तमाम रुद्रपुर उधम सिंह नगर तक जब शेड्यूल लगे, आज उद्योगों, परिसंपत्तियों, रोजगार की बात इसलिए कर रहा हूं कि आगे जो लड़ाई है वो यही लड़ाई है और ये लड़नी पड़ेगी। अपने यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उनके लिए रोजगार के रास्ते बनाना हमारा मकसद है। आज मैं कहना चाहता हूं कि एनडी तिवारी सरकार में जब इस शेड्यूल को जिसने भी कंपनियां खोली, उन लोगों को बहुत कम दामों में जमीनें दी गई, उन लोगों को सब्सिडी दी गई। केवल इस शर्त पर सब्सिडी दी गई थी कि कोई भी फैक्ट्री या कंपनी यहाँ पर खोल रहा है, कोई कहीं का भी है, परंतु 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय युवाओं को मिलेगा। पर आज आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 70% को क्या 40% रोजगार भी स्थानीय युवाओं को नहीं मिल रहा है। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई, रोजगार की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। इस लड़ाई को मजबूती से तब लड़ा जा सकता है जब हम मजबूत होंगे, जब आप लोग, जब यहाँ की जनता जनार्दन हमें मजबूत करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये केवल चुनाव है, ये चुनाव नहीं रह गया है। ये चुनाव आज उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई हो गया है और वही स्वाभिमानी लोग उत्तराखंड में रहते हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड के सर को कभी झुकने नहीं दिया है। मुझे लगता है कि आज वास्तव में ये स्वाभिमान की लड़ाई है और जब जब आंदोलन हुए, जब जब रैलियां हुई, जब जब कई बार आह्वान किए, तब तब आप लोगों ने उस रैलियों को, उन आंदोलनों को सफल बनाया। पर आज ये ऐसा समय है, इस दौड़ में हम खड़े हैं कि जहां पर अगर हम मजबूती से लड़ते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ हम सब 2-3 दिन की मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसके रिजल्ट निकलने वाले हैं वो बड़े सुखद और बेहतर और कहीं ना कहीं भविष्य के लिए बहुत सुखद रिजल्ट निकलने वाले हैं, बहुत अच्छे परिणाम निकलने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक और इस देहरादून में या इस तराई क्षेत्र में जिस प्रकार से जमीनों खरीदने का जो फैशन बढ़ गया है, लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि हमारा बच्चा देहरादून में पढ़े, हर कोई चाह रहा है कि हमारा बच्चा देहरादून में रहे। तो इस कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लोग खून पसीने की कमाई लेकर, खूब मेहनत कर इस देहरादून के शहर के कई किनारे, कई छोर पर छोटे छोटे प्लॉट ले रहे हैं। खून पसीने की कमाई है, मैं बताना चाह रहा हूं। पर हमारी सरकारें शरणार्थियों को, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो कहीं से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए विधानसभा के अंदर अध्यादेश लाकर रातों रात हमारे नेता मलिन बस्तियां बसाकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड का मूल है, जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, ये कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक नहीं है, हमारे लोग नहीं है। ये हमारी सरकार, हमारे नेता बताना चाह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मलिन बस्तियां, लाखों लोगों की मलिन बस्तियां इस देहरादून में बसा दी गई है।
उसका जिम्मेदार कौन है? आज ये सवाल यहाँ के नेताओं से है, यहाँ के उस सिस्टम से है जिन्होंने यहाँ के नौजवानों को रोजगार की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे धकेला है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो ईमानदारी से खून पसीने से जो मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उन लोगों के बीच जब इस प्रकार की वोट बैंक को बढ़ाया जाता है, जब रातों रात मलिन बस्तियां बढ़ाई जाती है, तो मुझे लगता है कि हमारे वो लोग जिन लोगों के ढाबों पर, जिन लोगों के मकानों पर, जिन लोगों की दुकानों पर 1 साल पूर्व जो बुलडोजर चलाया गया था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में दर्द होता होगा कि बाहर से आने वाले लोग जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको तो तुम राशन कार्ड बनवा रहे हो, उनको तुम यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे रहे हो, उनको तुम फ्री की जमीनें देकर उनको यहाँ पर बसा रहे हो, परंतु हमारे पूर्वजों ने, जिन लोगों ने मेहनत की कमाई से, जिन लोगों ने अपना कुछ कमाई का जरिया ढाबे के रूप में, दुकान के रूप में, मकान के रूप में बनाया था, उन लोगों को तुमने बुलडोजर लगा दिया। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई आज उन अभिभावकों के लिए लड़ने की है जो अभिभावक एक ढाबा चलाकर अपने बच्चे को देहरादून में कहीं ना कहीं खर्चा भेजता था और आज उनकी दुकानें और ढाबे तोड़ दिए गए। आज मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो भी कार्य ठेकेदारों के द्वारा होते थे, नहर से लेकर, सड़क से लेकर, दीवार से लेकर बिल्डिंग बनाने तक के जो काम होते थे, हमारे स्थानीय ठेकेदार वो काम किया करते थे। पर 1-8 साल से जो प्रचलन चल पड़ा है, कई लोग होंगे, हमारे कई साथी है जिन्होंने तैयारी करने के बाद अब ठेकेदारी शुरू कर दी है, जो अपना रोजगार शुरू किया है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रचलन चल पड़ा है कि इस उत्तराखंड में अगर बिल्डिंग बनेगी तो कंपनी बाहर से आएगी, ठेकेदार बाहर से आएगा, इस उत्तराखंड में अगर रोड बननी है तो कंपनी और ठेकेदार बाहर से आएगा, यहाँ पर कोई नहर बननी है वो ठेकेदार और कंपनी बाहर से आएगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ तो अपार संभावना है रोजगार की। हमारी सरकार जो कहती है या जो अपने न्यूज चैनलों के माध्यम से करवाती है कि क्या रोड मैप है, मैं ये कहना चाहता हूं रोड मैप यही है। जो पैसा हमारा उत्तराखंड में बचना चाहिए था, जो पैसा हमारा इस उत्तराखंड में हमारे ठेकेदार भाई बंधु ईमानदार काम करके बचाना चाहते थे, इस उत्तराखंड की आर्थिकी में सहयोग कर सकते थे, वो पैसा आज बाहरी कंपनियों के द्वारा यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने के लिए हमारी जो लड़ाई रहेगी वो पूरी तरीके से आप लोगों के साथ मिलकर उस लड़ाई को पूरा किया जाएगा। और इस जो निजीकरण के मामले हैं, जो निजीकरण की तरफ जो एक रफ्तार हमारी सरकार ने बढ़ाई है, मुझे लगता है कि उसके लिए हमारे युवाओं के द्वारा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लड़ाई, जो संघर्ष जो शुरू हुआ है, उस संघर्ष को आगे बढ़ाकर उस पर भी रोकथाम के लिए, उस पर भी कहीं ना कहीं हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सभी युवा साथी सुबह से थके हुए हैं, पर ये युवा साथी वही साथी है जिन लोगों ने 8-9 फरवरी का दौर देखा है, 8-9 फरवरी 2023 का दौर देखा है। मैं समझता हूं कि आज ये असली समय है, वोट की चोट करने की जरूरत है, क्योंकि उस दिन तो आपको डराया गया मुकदमों के डर से, उस दिन आपको डराया गया दंडों के डर से, उस दिन आपको डराया गया जेल भेजने के डर से, पर आज आप लोगों के पास मौका है कि 8 और 9 फरवरी का दिन न भूलें, जरूर वोट की चोट करने की इस बार आप कोशिश करें। मैं समझता हूं सभी युवा साथी इस लड़ाई को और मजबूती देंगे। भले ही सड़कों पर लड़ाई लड़ी हो, पर आज जिस प्रकार से जो आमना सामना है वो सीधे आमने सामने की टक्कर है। सीधी सी बात यह है कि अगर आप वोट की चोट करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोगों की विजय होनी है, क्योंकि टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आज जिस प्रकार से मैं कुछ 2-3 बिंदु बताना चाह रहा हूं कि हमने 10 साल के आंकड़े निकाले, उन आंकड़ों में हमने देखा कि लोकसभा जो चुनाव है उसमें किस प्रकार का वोट परसेंटेज रहा है। हमने जब
पिछले 2 चुनाव के आंकड़े निकाले तो वही 50, 52, 55, 56% के जो आंकड़े निकले। हमने जब ये देखा कि ये कौन लोग हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा दुख हुआ। वो युवा ही ज्यादा वोट नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूं कि युवाओं को समझदारी दिखानी पड़ेगी, युवाओं को अपने बूथ पर इस बार वोट देने जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंकड़े हमारे पास ही नहीं, ये आंकड़े हमारे राजनीतिक दलों के पास है, ये आंकड़े सरकारों के पास है, ये आंकड़े अधिकारियों के पास है। और उन्हें पता है कि अगर उन्हें कोई प्रभावित कर सकता है तो वोट प्रभावित कर सकता है, अगर उनकी कुर्सी कोई छीन सकता है तो उनकी कुर्सी वोट छीन सकता है। और वो निश्चिंत है इस बात से कि युवा वोट करने नहीं जाता है तो हमारी कुर्सी कैसे छीनेगी, क्योंकि 35-40% जो वोट है वो पहले से फिक्स है। वो इसलिए फिक्स है, कुछ 5 किलो अनाज के चक्कर में कोई वोट बैंक फिक्स है, कोई जो वोट बैंक है वो किसान निधि का वोट बैंक है, कोई दूसरी योजना का वोट बैंक है। कम से कम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 35-40% ऐसा वोट बैंक है जो फिक्स होता है। और इसके अलावा जब बदलाव होता है या जब बदलाव करने की बारी आती है तो इसमें जब वोट बैंक युवाओं का जुड़ता है तभी बदलाव हो सकता है, अन्यथा नहीं। और मैं समझता हूं कि इस बार सभी युवा साथी अपने अपने बूथ पर जाकर, अपने अपने बूथ पर मोर्चा संभालकर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग सभी जिस ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस ईमानदारी और मेहनत के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी ईमानदारी के साथ अपने बूथ पर जाओगे और कहीं ना कहीं आप अपने वोट के साथ साथ कई वोट आप उसमें दिलाओगे। और ये संकल्प लोगे कि मेरे बूथ पर मैं खुद वोटर हूं, मैं खुद प्रत्याशी हूं और मैं ही अपने बूथ पर प्रत्याशी के रूप में संकल्प लेता हूं कि मैं अपने बूथ से आगे बढ़ूंगा। ये संकल्प हर एक युवा को लेना पड़ेगा। आज बात मुद्दों की करे तो मुद्दा चाहे रोजगार का रहा हो, मुद्दा चाहे भ्रष्टाचार का रहा हो, या मुद्दा चाहे हमारा अग्निवीर का रहा हो, या मुद्दा चाहे ओटीएस का रहा हो, या मुद्दा उन पूर्व सैनिकों का रहा हो जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है। इस देहरादून की धरती पर भाजपा के द्वारा स्टार प्रचारक के रूप में जनरल वीके सिंह को लाया जाता है। वहां पर जब हमारे पूर्व सैनिक जाते हैं, जो लोग लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो अभद्रता होती है, उनके साथ जो धक्का मुक्की होती है, मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वही सरकार है जो सैनिकों के नाम पर तो राजनीति करती है, पर सैनिकों के सम्मान की जब बात आती है तो उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही सैनिक है जिन सैनिकों की बदौलत ये देश सुरक्षित है, और ये उन्हीं सैनिकों के बच्चे हैं जो फौज में जाना चाहते थे, पर अग्निवीर योजना लाकर हमारी सरकारों ने उनके सपनों को चकनाचूर किया है। मैं समझ सकता हूं कि आज वो अग्निवीर तो बन जाएगा, 4 साल में घर भी आ जाएगा, और हमारा वो बच्चा जिस पंक्ति में हम देख रहे हैं, कई यहाँ पर कैप्टन बैठे हैं, कई सूबेदार बैठे हैं, कई जनरल बैठे हैं, कई कर्नल बैठे हैं, और वो जनरल कर्नल वो सूबेदार कौन बनेगा? जब 4 साल में हमारे बच्चे को घर आ जाना है तो मैं समझता हूं कि उस प्रथा को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान इस उत्तराखंड प्रदेश को हुआ है, जो उत्तराखंड प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। हमारे वो कर्मचारी साथी जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ अपनी नौकरी की तैयारी की और उसके बाद नौकरी तो लग गए, पर नौकरी लगने के बाद जिस प्रकार से फरमान आया कि ओपीएस हटाते हैं और एमपीएस को थोपते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कर्मचारी साथी जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिन लोगों ने सपने सजोए थे, जिन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद भी सोचा होगा कि अपने परिवार और अपना जो जीवन यापन है वो आसानी से पेंशन के सारे कर सकूं, मुझे लगता है आज उस कर्मचारी और उसके परिवार को भी वोट की चोट करने की जरूरत है। आज मैं समझता हूं कि इस चुनावी समर में जिस प्रकार से पूरे टिहरी संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभाओं से अनेकों संगठनों, अनेकों राजनीतिक दलों, अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं, अभिभावकों, माताओं और बहनों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, उससे यही लगता है कि ये टिहरी संसदीय क्षेत्र वास्तव